वसंत ऋतु की एक अलसाई दोपहर थी। राजमहल के आंगन में चंपा और गुलमोहर के फूल अपने पूरे यौवन पर खिले थे, लेकिन राजकुमारी अन्विता के मन में किसी भी फूल की सुंदरता उतर नहीं रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई खोया हुआ प्रश्न था और होठों पर एक मौन जो खुद को कहने से पहले ही रुक जाता। मुझे आज बाहर जाना है, उसने अपनी दासी से कहा। कहाँ राजकुमारी? दासी ने झुककर पूछा। महल के बाहर, बहुत दूर, जंगल की ओर, अन्विता ने धीमी पर दृढ़ आवाज में उत्तर दिया। राजसी पालकी नहीं मंगवाई गई। राजकुमारी चाहती थी कि आज की यात्रा में शाही औपचारिकताओं का बोझ न हो। उसने एक साधारण गुलाबी रेशमी चुन्नी ओढ़ी, गले में मोर पंख जड़ा एक हार डाला और पैरों में चमचमाती पायल की जगह साधारण खड़ाऊं पहनी। केवल दो अंगरक्षक छाया की तरह पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर राजकुमारी का मन हल्का होता गया। यह जंगल उसके लिए कोई अनजान भूमि नहीं थी। यह वही जंगल था जिसकी कहानियां उसने अपनी दाई माँ से बचपन में सुनी थी, जहां प्राचीन वट वृक्षों के नीचे आर्षि मुनि तप करते थे, जहां कदम के झुरमुटों में हिरण निर्भय होकर चरते थे और जहां हवा में भी कोई संगीत बसा था। कुछ ही देर में वह घने वृक्षों के बीच एक खुली जगह पर पहुंची, जहां सूरज की रोशनी छनकर जमीन पर सुनहरे फूलों की चादर बुन रही थी। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक हिरण जो एक झाड़ी के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं, जैसे किसी शिशु की। उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और गरिमा थी। राजकुमारी की सांस अटक सी गई। कितना सुंदर है, वह बुदबुदाई। उसने अपने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, न कोई शब्द, न कोई गवाह, केवल वही हिरण और वह हिरण वहीं खड़ा रहा, मानो वह जानता हो कि कोई उसे निहार रहा है। कुछ पल यूं ही बीते जैसे समय ठहर गया हो। फिर हिरण ने धीरे से सिर झुकाया और झाड़ियों के पीछे चला गया। राजकुमारी वहीं खड़ी रही, चुप, जैसे कोई सपना देख रही हो या कोई पुराना जन्म याद आ गया हो। वह लौटी तो उसके मन में एक बीज बोया जा चुका था, एक रहस्य, एक आकर्षण जिसे वह किसी से कहना नहीं चाहती थी। राजकुमारी अन्विता महल लौट आई थी, पर जंगल में बिताए उन कुछ क्षणों ने उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खोल दिया था। एक ऐसा द्वार जो अब तक बंद था, अनछुआ था। वह रोज की तरह राजसी कक्ष में बैठी थी। चारों ओर रेशमी पर्दे, सोने की बनी झूलती झालरें और महकते इत्र से भरा वातावरण। लेकिन आज इन सारी भव्यताओं में उसे कोई रुचि नहीं थी। उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में टिक जातीं, जहां से महल के खिड़की से जंगल की दूर की हरियाली झलकती थी। हिरण का चेहरा उसकी आंखों में बसा रह गया था। वह मासूम कोमल आंखें, वह शांत चाल, वह क्षण जब उनके बीच कुछ न कहा गया, फिर भी बहुत कुछ कहा गया। रात में जब सारी दासियां सो गईं और दियों की लौ मंद पड़ गई, अन्विता अपने बिछावन पर लेटे लेटे छत की ओर निहारती रही। चांद की रोशनी उसकी खिड़की से आकर उसके चेहरे पर ठहरी थी। वह धीरे से उठी और खिड़की के पास आकर जंगल की ओर देखती रही, जैसे वह हिरण अभी भी कहीं किसी पेड़ के पीछे खड़ा हो और उसे देख रहा हो। क्या मैं पागल हो गई हूं? उसने खुद से पूछा। एक हिरण और मैं, यह कैसा आकर्षण है? पर वह जानती थी, यह आकर्षण केवल उसकी सुंदरता का नहीं था। यह किसी आत्मिक पहचान का एहसास था, मानो उस हिरण में कुछ जाना पहचाना था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बन सकता। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार अंकुरित होने लगा। क्या होगा अगर मैं उसे अपने महल ले आऊं? क्या वह मेरे साथ रह सकता है? क्या हम एक दूसरे को समझ सकते हैं? राजकुमारी ने यह बात किसी से नहीं कही, न अपनी दासी से, न अपनी मां से, न अपने दर्पण से भी। यह उसका अपना एक गुप्त भाव था, जो उसकी सांसों और धड़कनों के बीच धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हर सुबह अब वह महल के बगीचे में केवल इसलिए घूमती कि शायद दूर जंगल की छाया में फिर से वह हिरण दिखाई दे जाए। लेकिन वह नहीं आया। पर उस न दिखने वाले हिरण की छवि अब उसकी चेतना का हिस्सा बन गई थी। वह कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। राजकुमारी अब जान चुकी थी, यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। यह कुछ है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। पर जो भी था, वह अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। महल के भीतर समय जैसे अपनी ही गति से बह रहा था। पर्व, दरबार और सभा, सब कुछ सामान्य चल रहा था। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। उस दिन सूरज कुछ देर से उगा था।
आकाश में घने बादल थे और महल के गलियारों में अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे कहीं खो गई थी। राजकुमारी अन्विता अपने कक्ष में बैठी थी, आंखों में वही हिरण का चेहरा ली, जब अचानक उसकी दासी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर भय की रेखाएं साफ झलक रही थीं। राजकुमारी, वह हाँफती हुई बोली, राजा साहब की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अन्विता जैसे सन्न रह गई। कैसे? वह उठ खड़ी हुई। अभी तो कल ही तो उन्होंने सभा में हिस्सा लिया था। अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर बेहोश हो गए और अब बोल भी नहीं पा रहे। राजकुमारी बिना कुछ कहे तेजी से राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। जब वह भीतर पहुंची, वहां महल के वैद्य, मंत्री और कुछ बुजुर्ग दास खड़े थे। रानी मां राजा के सिरहाने बैठी थीं, आंखों में भय और आंसू एक साथ। राजा का चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखे और आंखें बंद। उनकी सांसें भारी भारी चल रही थीं। राजकुमारी का कलेजा कांप गया। पिता, वह धीरे से फुसफुसाई, जैसे कोई खोते रिश्ते को पुकार रही हो। वह उनके पास बैठ गई, उनका हाथ थाम लिया। यह वही हाथ था जिसने कभी उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जो कभी उसके सिर पर आशीर्वाद रखता था। आज वही हाथ ठंडा और निष्प्रभ था। राजा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने बस एक बार अपनी बेटी को देखा। उस एक नजर में हजारों भाव थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, कुछ बताना चाह रहे हों, पर शब्द कहीं भीतर ही गुम हो गए। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक द्वंद्व और गहरा हो रहा था। राजा की हालत अब दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही थी। राजमहल के हर कोने में सन्नाटा पसरा था। उत्सवों की जगह अब प्रार्थनाएं थीं, वीणा और पखावज की जगह अब मंत्रोच्चारण और वैद्यों की चिंतित फुसफुसाहटें। महल के सबसे वरिष्ठ वैद्य, आचार्य वृद्धाचार्य को बुलाया गया, जो वर्षों से जड़ी बूटियों और तंत्र विद्या के झांता माने जाते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें आज भी ताड़ की तरह सीधी और तेजस्वी थीं। राजा की नाड़ी देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह कोई साधारण रोग नहीं है। यह बीमारी शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। राजा के जीवन की डोर अब केवल एक दुर्लभ जड़ी से ही बचाई जा सकती है। सभी चौंक गए। कौन सी जड़ी, आचार्य? रानी मां ने कांपती आवाज में पूछा। आचार्य बोले, यह जड़ी साधारण मनुष्यों की पकड़ में नहीं आती। यह केवल एक ही जगह उगती है, उस जंगल में जहां अक्सर पशु और प्रकृति का अद्भुत संतुलन होता है। उसे संध्या वल्ली कहते हैं। वह केवल उसी को दिखाई देती है जिसके हृदय में स्वार्थ नहीं, केवल त्याग हो, और जिसकी आत्मा वन से जुड़ी हो। सभा में गहरी खामोशी छा गई। कुछ क्षणों बाद आचार्य की आंखें राजकुमारी अन्विता की ओर ठहर गईं। यह कार्य केवल राजकुमारी ही कर सकती है। मैं? अन्विता के मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा। हाँ, आचार्य बोले, तुम ही हो जिसने हाल ही में उस वन में प्रवेश किया था। उस जंगल ने तुम्हें स्वीकार किया है। अब वही वन तुम्हें वह जड़ी भी देगा, यदि तुम्हारे इरादे शुद्ध हों। राजकुमारी के मन में उथल पुथल मच गई। उसी जंगल में जहां उसने उस हिरण को देखा था, उसी जंगल में जिसके रहस्य को वह अब तक अपने भीतर दबाए हुए थी। राजकुमारी अन्विता उस सुबह जब महल की पूर्वी द्वार से बाहर निकली, तो कोई शाही झांकी उसके साथ नहीं थी। बस एक हल्का नीला वस्त्र, एक छोटी सी थैली जिसमें कुछ फल, जल और वैद्य द्वारा दी गई वनस्पति पहचानने की पुस्तक थी, और आंखों में एक ऐसा साहस जो प्रेम और कर्तव्य के संगम से जन्मा था। उसका हृदय कांप रहा था। एक ओर पिता की जीवन रेखा उस जड़ी पर टिकी थी, और दूसरी ओर वही रहस्यमय जंगल, वही मार्ग, वही वृक्ष, वही हवा, और वही जगह जहां उसने उस हिरण को पहली बार देखा था। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंची, पक्षियों की बोली और पत्तों की सरसराहट उसे आदिम प्रकृति के गले में समा जाने जैसा अनुभव करा रही थी। हर पेड़, हर झाड़ी उसे कुछ कहती सी प्रतीत होती। वह जगह अब उसके लिए केवल वन नहीं रही, ये एक जीवंत अनुभव बन चुका था। राजकुमारी ने अपने थैले से पुस्तक निकाली और उसमें दी गई वनस्पतियों की तस्वीरों से संध्यावल्ली नामक जड़ी को ढूंढना शुरू किया। वर्ण था, यह जड़ी सूर्यास्त की रेखा पर उगती है, नीली कंचन रेखा जैसी पतली डंडी और चांदी जैसी चमक लिए होती है। जिस क्षण इसे तोड़ने का सही समय आता है, यह हल्की ध्वनि करती है, मानो कोई मंत्र फुसफुसाया गया हो। राजकुमारी ने पेड़ों के नीचे झुक झुक कर कंठीली झाड़ियों को हटाकर पत्थरों के पीछे तक खोज शुरू कर दी।
कई बार उसकी उंगलियां कांप उठीं, कई बार वह कांटों से घायल हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। पहला दिन बीता, दूसरा भी, अब तीसरा दिन आ गया था। भोजन लगभग समाप्त हो चुका था और शरीर थकान से जवाब देने लगा था, पर सबसे अधिक थका हुआ था उसका मन। वह बैठ गई एक पत्थर पर, जिसके ऊपर जामुन के पेड़ की छाया थी। आंखें बंद की और पिता का चेहरा सामने आ गया। वह चेहरा जो अब शिथिल हो चुका था और जिसे वह दोबारा मुस्कुराते देखना चाहती थी। मैंने हर दिशा में खोज लिया, वह बुदबुदाई। फिर भी संध्यावल्ली नहीं मिल रही। कहीं मैं योग्य नहीं तो नहीं। हवा अब धीरे धीरे चल रही थी, पर उस मंद हवा में कुछ ऐसा था जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और कहीं दूर से कुछ पदचाप सुनाई दे रहे थे। राजकुमारी ने आंखें खोली, ध्यान लगाया। किसी जानवर के पैरों की आहट थी। झाड़ियों के पीछे से एक छाया उभरी और फिर वही हिरण, उसी शांत चाल में, उसी गूढ़ दृष्टि में, जैसे वह जानता हो कि अन्विता वहीं है और उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमारी की धड़कनें तेज हो गईं। हिरण अब राजकुमारी के ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वह पुरानी मासूमियत अब भी थी, पर आज उसमें कुछ और था, जैसे किसी गहरे ज्ञान की चमक, किसी छिपी पीड़ा की परत। राजकुमारी स्तब्ध खड़ी रही। 3 दिन से भूखी प्यासी, थकी हुई, असमंजस में डूबी, वह अब बस चाहती थी कि कोई उसे रास्ता दिखा दे। हिरण कुछ पल उसे निहारता रहा, फिर उसने सिर झुकाया और एक कदम आगे बढ़ा। और तब वह बोला। हाँ, वह हिरण इंसानों की भाषा में बोल रहा था। राजकुमारी अन्विता। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, जैसे कोई नदी की गहराई से निकली ध्वनि। राजकुमारी पीछे हट गई। तब तुम बोल सकते हो? हिरण ने सिर हिलाया। मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूं, और वह संध्यावल्ली जड़ी जिसकी तुम खोज कर रही हो, उसे कोई भी नहीं पा सकता जब तक कि वह जंगल की आत्मा से जुड़ा ना हो। और मैं वही आत्मा हूं। राजकुमारी की सांसें तेज हो गईं। उसकी समझ कुछ देर को शून्य हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। हिरण ने आगे कहा, यह जड़ी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? उसने किसी तरह पूछा। हिरण की आंखों में एक दुख भरा प्रकाश था। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी जैसे जड़ हो गई। हवा अचानक भारी हो गई थी। पक्षियों की आवाज रुक गई थी। जंगल जैसे सुनने लगा था कि अब वह क्या कहेगी। विवाह? एक हिरण से? उसके होंठ थरथराने लगे। हिरण ने एक लंबा सांस लिया। मैं हिरण नहीं हूं, मैं कभी इंसान था। एक दास का बेटा, जो राजमहल में पैदा हुआ, लेकिन सम्मान से नहीं, अन्याय से। और तुम्हारे पिता महाराज ने मुझे अकारण ही मरवा दिया था, क्योंकि मैं उस समय एक राजकुमारी के कमरे के बाहर खेल रहा था। राजकुमारी की आंखें फैल गईं। वो राजकुमारी? क्या मैं? हिरण ने सिर झुकाया। हाँ, वही। मैं तब 3 वर्ष का था, और मेरे पिता, एक वफादार सेवक, को सिर्फ इसलिए मृत्युदंड मिला क्योंकि मैं उस दिन उस द्वार पर खेलता पाया गया जहां राज परिवार की स्त्रियां थीं। तुम्हारे पिता ने मुझे भी मरवाने का आदेश दिया, पर जंगल ने मुझे बचा लिया। एक साधु ने मेरी जान बचाई, और वर्षों की साधना के बाद मुझे यह रूप मिला। राजकुमारी को जैसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। ग्लानि, आश्चर्य, पीड़ा और अनजाना डर। तुम अब क्यों आए? क्योंकि मैं प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन चाहता हूं। राजा को बचाना है तो केवल मेरे द्वारा, पर मैं चाहता हूं कि तुम केवल अपने कर्तव्य से नहीं, अपने मन से मुझसे विवाह करो। फिर ही मैं संध्यावल्ली दूंगा, वरना राजा नहीं बच पाएंगे। राजकुमारी अब दो दुनिया के बीच खड़ी थी। एक ओर उसका पिता, जिसकी सांसें गिनती पर थीं, और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो कभी मृत समझा गया था, पर जीवित होकर उसकी आंखों में एक प्रश्न बनकर लौट आया था। जंगल अब एकदम शांत था, जैसे पेड़, पत्ते, पक्षी सब उसकी प्रतीक्षा में थे कि वह क्या कहेगी। राजकुमारी अन्विता हिरण को देख रही थी। नहीं, अब वह उसे हिरण नहीं, एक जीवित, अपमानित और पुनर्जीवित व्यक्ति के रूप में देख रही थी। हवा में एक बोझ था, जैसे हर सांस भीतर घुट रही हो। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो तुम मुझसे विवाह चाहते हो? हिरण, अब वह पूर्वदास का पुत्र, जो चमत्कारिक रूप से जीवित बचा था, उसकी ओर देखता रहा।
आंखों में न क्रोध था न बदला, बस एक शून्य था जो वर्षों से जमा हुआ था। राजकुमारी ने एक लंबी सांस ली और धरती की ओर देखा। उसके भीतर आवाजें गूंजने लगीं। क्या मैं किसी के साथ अन्याय की उत्तराधिकारी हूं? जिस अपराध की सजा किसी मासूम ने पाई, उसका उत्तरदायित्व क्या मुझ पर नहीं है? और क्या मेरे पिता को बचाना ही मेरा कर्तव्य है, या उस अन्याय को स्वीकार कर उसके सामने खड़ा होना भी? उसके गले में कुछ अटक गया। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसका अंतर्मन थरथरा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं। मैं जानती हूं, यह जो तुम कह रहे हो वह एक शर्त की तरह लगता है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। हिरण्य, या वह मनुष्य, चुपचाप सुन रहा था। अगर मेरे पिता ने तुम पर अन्याय किया, तो मैं उस अपराध की उत्तराधिकारी हूं। और अगर मैं सच में वन की आत्मा से जुड़ी हूं, अगर मैं सच में किसी के जीवन की रक्षा चाहती हूं, तो मुझे उस आत्मा को स्वीकार करना होगा जिससे मेरे पूर्वजों ने मुंह मोड़ा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ी। हाँ, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, शर्त के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे उस दुख के सामने सिर झुकाकर जिसे वर्षों तक किसी ने नहीं सुना। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बचपन जिसे मिटा दिया गया, आज मैं उसे स्वीकार करती हूं। हिरण्य की आंखों में एक कंपन उठा, एक ऐसा भाव जो आश्चर्य और सम्मान से भरा था। उसने धीरे से आंखें मूंद ली और अगले ही पल उसका स्वरूप बदल गया। जहां अभी हिरण खड़ा था, वहां अब एक युवराज सा तेजस्वी पुरुष खड़ा था, लंबा गहरी आंखों वाला, और उसकी देह से प्रकाश की छाया निकल रही थी। उसकी पोशाक साधारण थी, पर उसमें ऐसी गरिमा थी जैसे किसी राजा का आत्मसम्मान उसमें लिपटा हो। राजकुमारी की आंखें फैल गईं। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और फिर धड़कने लगी, एक नई गति से। यह तुम? हाँ, उसने कहा, अब तुमने मुझे पहचान लिया। जंगल के मध्य उस उजली दोपहर में जब सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर धरती पर स्वर्ण रेखाएं बना रही थीं, राजकुमारी अन्विता एक अनजानी अनुभूति में डूबी खड़ी थी। सामने खड़ा था वह, अब कोई हिरण नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से एक युवक। उसकी बातों, उसकी पीड़ा और उसके मौन में वर्षों का दुख और धैर्य समाया हुआ। राजकुमारी ने बिना एक क्षण की देरी की कहा था, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, अभी, यहीं। उसकी आवाज में संकोच नहीं था, केवल स्वीकार और आत्मग्लानि थी। पर तभी एक अप्रत्याशित उत्तर उसके सामने आया। नहीं, राजकुमार ने धीरे से कहा। राजकुमारी सन्न रह गई। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसके शब्द अधूरे रह गए। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरे दुख को समझा, मेरी पीड़ा को अपनाया, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्तर है। परंतु विवाह अभी नहीं। अब समय है सत्य को सामने लाने का, जिससे यह कहानी केवल जंगल तक सीमित न रहे, बल्कि महल के हर दीवार में इसकी गूंज हो। राजा को सच जानना होगा, उन्हें यह समझना होगा कि जो उन्होंने किया वह सिर्फ एक जीवन नहीं, बल्कि एक आत्मा का अपमान था। राजकुमारी की आंखों में सवाल थे। लेकिन क्या तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा, एक गहरी ठहरी हुई दृष्टि से। नहीं अन्विता, मैं तुम्हारा प्रेम नहीं ठुकरा रहा। मैं बस चाहता हूं कि यह प्रेम सत्य के सामने हो, एक ऐसे समय में जब राजा स्वयं अपनी गलती को स्वीकार कर मुझे स्वीकार करने के योग्य बने। उसने आगे कहा, मैं अब तुम्हारे साथ महल चलूंगा, लेकिन एक जड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक साक्षात उत्तर के रूप में, जिसे राजा को सुनना और समझना होगा। केवल तभी वह जड़ी जो उनके जीवन को बचा सकती है, उनका हृदय भी बदल सकेगी। राजकुमारी के होंठ कांपे। उसने धीरे से सिर हिलाया। महल की दीवारें इन दिनों भारी हो चुकी थीं। राजा अब भी शैया पर पड़े थे। जीवन की डोर जैसे किसी अदृश्य धागे से लटक रही थी। महल के भीतर प्रार्थनाएं जारी थीं, दीपकों की लौ धीमी थी और मंत्रों की ध्वनि थकी हुई। लेकिन उसी दिशा से जहां से राजकुमारी गई थी, अब दो परछाइयां लौट रही थीं। राजकुमारी अन्विता अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर थकावट तो थी, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था जैसे किसी ने अंदर का सारा अंधकार जला दिया हो। उसके साथ चल रहा था एक युवक, शांत, गंभीर, राजसी गरिमा से युक्त। उसके वस्त्र सरल थे, पर उसकी चाल में कई जन्मों का बलिदान और शुद्ध आत्मसम्मान था। राजमहल के द्वारपाल चौंक उठे। किसी ने उस राजकुमार को पहचाना नहीं।
और फिर भी कोई रोक न पाया। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, इस युवक को मेरे साथ राजा के कक्ष तक जाने दिया जाए। यह उनके प्राणों का रक्षक है। कुछ ही समय में वे दोनों राजकक्ष में पहुंचे। राजा अब भी बेसुध पड़े थे। उनकी सांसें टूटती सी प्रतीत हो रही थीं। रानी मां, मंत्रीगण, वैद्य और दासियां चुपचाप खड़े थे। जब उन्होंने राजकुमारी को एक अजनबी युवक के साथ आते देखा, सबकी आंखें विस्मय से भर गईं। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, मैं संध्यावल्ली नहीं लाई, लेकिन मैं कुछ और लाई हूं, जिसका सामना करना राजा को अब आवश्यक है। फिर उसने उस युवक की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। राजा के सिरहाने बैठ गया और धीरे से बोला, क्या आप मुझे पहचानते हैं महाराज? राजा की पलकें फड़कीं। उन्होंने आंखें खोली। उनकी दृष्टि क्षीण हो चुकी थी, पर वह चेहरा, वह आवाज, कुछ पल राजा की आंखें उसे निहारती रहीं और फिर जैसे समय पीछे लौट गया। वह दिन जब एक दास का 3 साल का बेटा महल की स्त्री पट्टी के पास खेलते हुए पाया गया था और अगले ही क्षण उसके पिता को मृत्यु दंड दिया गया था। वह बालक, जिसे एक कलंक मानकर समाप्त करने का आदेश दिया गया था। राजा की सांस रुक सी गई। नहीं, उन्होंने फुसफुसाया। हाँ, युवक ने कहा, मैं वही हूं, जिसे आपने अपने भय और अभिमान के कारण मिटा देने की ठानी थी, पर जंगल ने मुझे मरने नहीं दिया, और आज उसी जंगल की कृपा से मैं ही आपको जीवन दे सकता हूं। राजा की आंखों में आंसू छलक आए। उनकी ठंडी उंगलियां कांपने लगीं। उनके होंठ कांपे। मैंने अपराध किया। राजकुमार ने सिर झुकाया। हाँ, आपने किया, लेकिन अब आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, और मैं तभी वह संध्यावल्ली दूंगा जब आप मेरी पहचान को, मेरी पीड़ा को और मेरे अस्तित्व को खुले रूप में स्वीकार करेंगे। सारा महल अब स्तब्ध था। रानी मां रो रही थी। मंत्री नजरें झुकाए खड़े थे। राजकुमारी की आंखों में जलते आंसू अब पिघलने लगे थे। राजा ने धीरे से कहा, मुझे क्षमा करो, मेरी सत्ता का भार मेरे विवेक पर भारी पड़ गया था। आज मैं एक राजा नहीं, बस एक पिता और एक मनुष्य होकर माफी मांगता हूं। और उसी क्षण, जैसे किसी अदृश्य डोरी ने गांठ खोल दी हो, राजा की सांसें सहज हो गईं। चेहरे पर रक्त संचार लौटा और उनके शरीर में जीवन की गर्माहट फिर से दौड़ने लगी। संध्यावल्ली आ गई थी। कहां से, किस रूप में, किसी को समझ नहीं आया, पर वह जीवन जो जाते जाते रुक गया था, अब फिर से बहने लगा। महल में सब कुछ जैसे थम गया था। राजा की सांसें लौट चुकी थीं। राजकुमार, जो कभी हिरण के रूप में राजकुमारी के जीवन में आया था, अब सम्मान के साथ महल में खड़ा था। राजकुमारी की आंखों में राहत तो थी, लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी, एक बहुत पुराना, अब तक अनकहा रहस्य। वह सोचती रही, पर उस दिन जब मैं पहली बार जंगल गई थी, जिस हिरण को मैंने देखा था, वह क्या यही था? क्या वही था जो मुझे देखता रहा, मेरे मन में बस गया? राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी अन्विता अकेली खड़ी थी, अपने कक्ष की बालकनी में। नीचे महल का बगीचा था और दूर फैले जंगलों की छाया अब भी क्षितिज से सटी हुई थी। उसने मन ही मन खुद से पूछा, मुझे उसे देखना होगा, पूछना होगा। अगले ही दिन, जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, राजकुमारी ने राजकुमार को महल के पुष्कर कुंड के पास बुलाया। राजकुमार आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं, बल्कि कोमल संतुलन था। राजकुमारी ने सीधे पूछा, क्या तुम वही हिरण थे जिसे मैंने पहली बार जंगल में देखा था? राजकुमार कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। नहीं। राजकुमारी चौंकी। नहीं, वो हिरण, अन्विता, कोई और था। एक साधारण हिरण जो उस दिन जंगल में तुमसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति के प्रति आकर्षित हो गया, और उसने जो देखा वह मेरे पास आकर कहा। क्या कहा? राजकुमारी की आंखों में विस्मय था। उसने मुझे बताया कि एक इंसानी लड़की आई थी, जिसकी आंखों में पेड़ों से भी गहरी शांति थी, और जिसकी दृष्टि में एक ऐसी करुणा थी जिसे वह पहले कभी नहीं देख सका था। वो हिरण तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन डरता था। उसे इंसानों से भय था, और फिर भी वह तुम्हारे आसपास रहा। राजकुमारी की आंखें भर आईं। तो तुमने मुझे उसी के माध्यम से देखा? हाँ, राजकुमार बोला। वो हिरण मेरा मार्गदर्शक था। वहीं से मैंने जाना कि महल की राजकुमारी वही है जो जंगल की आत्मा से संवाद कर सकती है। राजकुमारी ने खामोशी से आकाश की ओर देखा, जहां अब चांद निकल रहा था। क्या
अब भी वह हिरण्य जीवित है? राजकुमार ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। कभी कभी जब रात की हवा चलती है और चंपा की खुशबू जंगल तक पहुंचती है, वह आज भी वहीं आता है, तुम्हें देखने, तुम्हारी बातों को सुनने। राजकुमारी की आंखें भीग गईं और तभी महल की छत से दूर जंगल के छोर पर एक हिरण की आकृति दिखाई दी। वही शांत चाल, वही मासूम दृष्टि, वही मौन। राजकुमारी हंस दी, एक कोमल मुस्कान के साथ, जिसमें स्वीकृति, प्रेम और अतीत की पुकार थी। राजा की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वह अब बिस्तर पर उठ बैठने लगे थे, पर उनकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं, एक प्रकार की गहराई थी, मानो वर्षों का बोझ अचानक उनके चेहरे पर उतर आया हो। महल में एक विशेष सभा बुलाई गई। उस दरबार में राज परिवार, प्रमुख मंत्रीगण, सेना के प्रमुख, नगर के गणमान्य जन और सभी प्रमुख कुल पुरोहित उपस्थित थे। आज यह सभा किसी राजकीय आदेश के लिए नहीं, बल्कि एक अन्याय की स्वीकारोक्ति और पुनः स्थापना के लिए बुलाई गई थी। राज सिंहासन के बाईं ओर अब भी राजा विराजमान थे, मुरझाए हुए पर सजग। दाईं ओर राजकुमारी अन्विता बैठी थी, शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी। और सभा मध्य में खड़ा था वह युवक, जो अब कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास बन चुका था। दरबार की नजरों में जिज्ञासा थी, कुछ में संशय और कुछ में अविश्वास। राजा ने पहली बार उस युवक को खुले रूप में देखा। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस युवक का नाम और वंश बताओ। राजकुमार ने स्वयं उत्तर दिया, मेरा नाम है आरण्यक। मैं एक दास के पुत्र के रूप में जन्मा था, लेकिन मेरी आत्मा इस महल की दीवारों से भी अधिक प्राचीन न्याय को जानती है। जिस दिन मेरे पिता को मृत्युदंड मिला, उस दिन मेरी पहचान छीन ली गई। परंतु आज मैं किसी पद या जाति से नहीं, बल्कि अपने सत्य और त्याग से आपके सामने खड़ा हूं। सभा में हलचल हुई। राजा ने थरथराते स्वर में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अतीत को स्वीकार करूं? तुम्हें उस अपराध के लिए क्षमा मांगूं जो मेरे हाथों हुआ? राजकुमार आरण्यक कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने सभा की ओर देखा और बोला, मैं क्षमा नहीं चाहता, मैं सच का आदर चाहता हूं। जिस दिन यह दरबार मुझसे नहीं, बल्कि मेरे जैसे हजारों से उनके मूल अधिकार छीनता है, वह दिन एक महल नहीं, एक राज्य का पतन शुरू करता है। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने सिंहासन की बांह को कसकर पकड़ लिया। और यदि मैं अब तुम्हें राजकुमारी के योग्य कह दूं, उन्होंने धीरे से कहा। सभा में एक अजीब सी फुसफुसाहट दौड़ गई। राजकुमारी ने बिना रुके उत्तर दिया, मैं इस निर्णय में किसी अनुमति की मोहताज नहीं हूं। मेरे मन ने, मेरे आत्मसम्मान ने आरण्यक को पहले ही चुन लिया है। अब दरबार चाहे तो अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन मैं अपना भविष्य जंगल की उस आत्मा के साथ बांध चुकी हूं। राजा की सांसें भारी हो गईं। वह उठे, लड़खड़ाते हुए सिंहासन से नीचे आए। सभी चौंक गए। राजा ने आरण्यक के पास आकर उसका हाथ थाम लिया और एक पल को मौन में खड़े रहे। फिर बोले, राज्य का वह अपराध जो मैंने वर्षों पहले किया, आज मैं उसी के सामने सिर झुकाता हूं। राज परिवार की ओर से मैं तुम्हें अपने समकक्ष मानता हूं। अब यह दरबार निर्णय करे, क्या जंगल का सत्य राजमहल में स्वीकार होगा? दरबार में अब कोई उत्तर नहीं था। एक लंबा मौन, और फिर कुछ कुर्सियों पर बैठे मंत्री खड़े हो गए, फिर कुछ सैनिकों के मुखिया, और अंत में कुलगुरु ने खड़े होकर कहा, यदि जंगल ने उस आत्मा को बचाया है, तो राजमहल उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। राजा के सिंहासन से उतरने और आरण्यक का हाथ थामने के बाद महल की हवाओं में पहली बार गंभीरता की जगह स्वीकृति महसूस हुई। राजकुमारी अन्विता और आरण्यक के रिश्ते को अब केवल प्रेम नहीं, एक न्यायिक पुनर्जन्म के रूप में देखा जा रहा था। राजा ने घोषणा की, पूर्णिमा की रात्रि को, जब चंद्रमा आकाश में सबसे अधिक उज्जवल हो, उसी दिन राजकुमारी अन्विता का विवाह आरण्यक से संपन्न होगा। ना केवल मेरी पुत्री के रूप में, बल्कि इस राज्य की नई नैतिक पहचान के रूप में। महल में शहनाइयां गूंजने लगीं। प्राचीन महलों की दीवारों पर फिर से पुष्पमालाएं सजाई गईं। महल की रसोई में मिठास की सुगंध फैल गई। परंतु उस रात्रि जब राजकुमारी चांदनी में महल की बालकनी पर खड़ी थी, उसे फिर वही जंगल की ओर से आती आवाज सुनाई दी। धीमी हवा में पत्तों की सरसराहट नहीं थी, बल्कि एक आभास था, एक संकेत, जैसे कोई उसे फिर बुला रहा हो।
उसने अपनी आंखें मोली। अचानक उसे एक स्वप्न जैसा दृश्य दिखाई दिया। एक अंधेरी भूमि जहां संध्यावल्ली की जड़ें सूखती जा रही थीं और उनमें से निकलती एक दूसरी जड़ जो लाल रंग की थी और धीरे धीरे जंगल की आत्मा को निगल रही थी। वह चौंक कर उठी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने तुरंत आरण्यक को बुलवाया। जब आरण्यक उसके पास पहुंचा, राजकुमारी ने पूछा, क्या तुमने कभी उस जंगल में किसी दूसरी शक्ति का अनुभव किया था? कोई ऐसी शक्ति जो न्याय की आड़ में क्रोध से भरी हो? आरण्यक गंभीर हो गया। हाँ, मैंने महसूस किया था, उसने धीरे से कहा। वह जंगल दो भागों में बंटा है। एक भाग जीवन का है, वही जिसने मुझे बचाया, और दूसरा एक छाया का, जो हर उस आत्मा को अपनी ओर खींचता है जिसमें पीड़ा विकराल रूप ले लेती है। राजकुमारी की आंखों में डर था। तो क्या हम जो विवाह करने जा रहे हैं, क्या वह छाया को भड़का सकता है? आरण्यक मौन रहा। फिर उसने सिर झुकाया। संभव है। हमने जंगल की एक परीक्षा पास की, पर शायद वह हमें पूरी तरह स्वीकारने से पहले एक अंतिम अग्नि परीक्षा देना चाहता है। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या हमें फिर उस जंगल में जाना होगा? आरण्यक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता नहीं थी, केवल निश्चय। हाँ, पर इस बार हम विवाह से पहले जंगल से उसकी पूर्ण स्वीकृति मांगने जाएंगे, क्योंकि अगर वह जंगल अब भी हमसे कुछ छिपा रहा है तो वह हमारे भविष्य को निगल सकता है। अब एक नया द्वार खुल चुका था। जिस विवाह को प्रेम और न्याय का समर्पण समझा जा रहा था, अब उसी के भीतर कोई गहरा रहस्य, कोई छिपी परछाई फिर से जीवित हो रही थी। पूर्णिमा की तैयारी चल रही थी, लेकिन महल के दो निवासी, राजकुमारी अन्विता और आरण्यक, अपने वस्त्रों से शाही चिन्ह हटा चुके थे। उनके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था, केवल गंभीर संकल्प। अगर हम जीवन साथ बिताने जा रहे हैं, राजकुमारी ने कहा, तो हमें उस भूमि से आशीर्वाद लेना होगा जहां तुम्हारा जन्म दोबारा हुआ था और जहां मेरी आत्मा ने पहली बार जंगल को समझा। वे उसी मार्ग से फिर जंगल में प्रवेश कर गए, लेकिन इस बार सूरज उनके पीछे था। छायाएं आगे चल रही थीं। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, हवा बदलने लगी। ये वह हवा नहीं थी जिसमें मोर नाचते थे और चंपा की गंध आती थी। यह हवा गीली, भारी और ठहरी हुई थी, मानो सांसों को जकड़ लेती हो। और तभी एक अजीब सी गूंज उनके चारों ओर फैल गई। कहीं से कोई दृश्य नहीं, कोई पशु नहीं, लेकिन एक आवाज जो जमीन के नीचे से आती प्रतीत हो रही थी। आरण्यक, जंगल ने तुझे जीवन दिया, पर तू अब उस जीवन को राजमहल में लुटाने जा रहा है। राजकुमारी कांप गई। ये कौन है? उसने पूछा। आरण्यक ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ी। यह वह आत्मा है जिसे जंगल की अंधेरी छाया ने अपने भीतर पाल रखा है। आवाज और निकट आई। अब वह आरण्यक की ही जैसी आवाज लग रही थी, जैसे उसका ही कोई प्रतिरूप बोल रहा हो। राजकुमारी, क्या तुम जानती हो कि आरण्यक केवल एक ही जीवन से नहीं गुजरा? उसकी आत्मा को अनेक बार जला दिया गया और हर बार वह इस जंगल में लौट आया, एक और नाम के साथ, एक और दुख के साथ। राजकुमारी सन्न रह गई। क्या मतलब है इसका? उसने आरण्यक की ओर देखा, पर आरण्यक की आंखें अब भारी हो रही थीं। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैं जानता था, यह एक दिन होगा, उसने कहा। इस जंगल में एक और आत्मा है, मेरी ही छाया, जो मेरी हर जन्म की पीड़ा से जन्मी है। जब मैं मरता रहा और हर बार चुप रहा, तो एक हिस्सा मेरे भीतर गहराता गया, जो अब एक जीव बन गया है। और तभी अट उनके सामने जमीन फटी। काले धुएं के बीच एक तीसरा रूप उभरा, आरण्यक का ही दूसरा स्वरूप, पर उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। उसके वस्त्र काले थे और देह भले ही समान थी, पर चाल में ज्वर था, जैसे वर्षों का जला हुआ प्रतिशोध उसे भीतर से खा रहा हो। उसने सीधे अन्विता की ओर देखा। तुमने उससे प्रेम किया, लेकिन उस हिस्से को कभी स्वीकार नहीं किया जो अब भी अस्वीकृति में तड़प रहा है। क्या तुम मुझे भी अपनाओगी? राजकुमारी की सांसें रुक गईं। अब उसके सामने एक ही नहीं, दो आरण्यक खड़े थे। एक जिसने सत्य का मार्ग चुना, और दूसरा जो आज भी अन्याय की आग में जल रहा था। तीनों के बीच अब केवल मौन नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय खड़ा था जिसे पार किए बिना न प्रेम पूर्ण हो सकता था, न न्याय। राजकुमारी अन्विता के सामने अब दो आरण्यक खड़े थे। एक जिसने सत्य और क्षमा को अपनाया, और दूसरा
जो आज भी भीतर ही भीतर जलते हुए शाप की तरह जीवित था। वह काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हवा भारी हो गई, पेड़ जैसे पीछे हटने लगे। जंगल अब केवल साक्षी था। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? छाया आरण्य की आवाज में कांपता ज्वालामुखी था। या केवल उससे जो सभ्यता और नैतिकता के साथ खड़ा है? राजकुमारी कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपनी चप्पलें उतारी, माथे से सारी शाही आभा हटा दी और सीधा उस छाया के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तुम वही हो जिसे संसार ने नकारा, पर मैं यदि आरण्यक से प्रेम करती हूं, तो मैं तुम्हें भी उसी प्रेम से स्वीकार करती हूं, क्योंकि प्रेम चुनता नहीं, वह समर्पण करता है। छाया कांपने लगी, उसकी आंखों से धुआं बहने लगा, उसके भीतर जैसे वर्षों का ज्वार पिघलने लगा हो। और फिर पहली बार उस छाया ने राजकुमारी का हाथ थाम लिया। उसी क्षण जंगल की हवा बदल गई, अंधकार पीछे हटने लगा। धूप की एक धीमी रेखा उन दोनों पर पड़ी, और जब आरण्यक ने आंखें खोली तो वह छाया अब उसके भीतर लौट चुकी थी।